क्रॉप्स हैं या फसल? तो फसल पढ़ेंगे, फसलें। तो देखिए जो फसलें हैं, क्रॉप्स है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और ये हमारी जो कृषि होती है निर्वाहक प्रकार की है। निर्वाहक प्रकार की समझ रहे हैं? जो हम अपने जीवन यापन के लिए, जीवन यापन करते व्यापारिक कृषि में कहीं है, कई तरह की कृषि होती है हमारे पास, लेकिन मुख्य रूप से खाद्यान्न, हमारे जो कृषि है उसमें खाद्यान्नों की प्रधानता रहती है। खाद्यान्न होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है। धान, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा और दलहन, ये सारी फसलें आती हैं। दलहन नहीं आएंगी, ये सारी फसलें आती हैं खाद्यान्न फसलों में। तो हमारे यहाँ से खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है। 53% क्षेत्र पे, करीब 54% भाग पे, पूरे जो कल्टिवेटेड एरिया है, कृषि क्षेत्र है, 54% पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। खाद्यान्न फसलें, और इन खाद्यान्न फसलों में गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू, ये सब है। आलू भी ये तो खाद्यान्न में आता है। ये उसमें आता है ना, स्पेशली मीट जो अभी क्या गया कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, ठीक। तो ये इनकी प्रमुख है। इनकी 44% टोटल जो कल्टिवेटेड लैंड है, कृषि योग्य भूमि जो होती है, उसमें इतने पर आधे से ज़्यादा पर हमारे यहाँ खाद्यान्न होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इनके भरण पोषण के लिए खाद्यान्न फसलों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें खाद्यान्न फसलों में इसके बाद हमारे क्षेत्र आते हैं, रेशेदार फसलें हैं, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, नगदी फसलें, ये तमाम तरह की फसलें कई कैटेगरी में बांटी गई है। आप कहें तो इसको लिखवा दें या चाहे हम डायरेक्ट फसलों पर इसका सर बनाया था, अभी मैं आपको लिखवा देते हैं। कृषि के प्रकार चलिए लिखिए। ये सर मैंने पूरा स्टेप कर रखा था, इसी से मुझे फसलों का लिखे वर्गीकरण, ये आप नोट करते जाइए। मैं फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों का वर्गीकरण। देखिए, जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर एक वर्षीय फसलें, 2 वर्षीय फसलें, 3 वर्षीय फसलें, बस यही है। देखिए, 1 वर्षीय फसलें, 2 वर्षीय, हाँ 2 वर्षीय फसलें, और बहुवर्षीय फसलें होती हैं। 3 नहीं, बहुवर्षीय फसलें, 1 2 से ज्यादा बहुवर्षीय होती है। जिसमें ये सर एक वर्षीय ही पूछा गया था, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। बहुवर्षीय फसलें जो होती हैं, एक रिजिका होता है, रिजिका, यार इसका क्या होता है, गूगल पर सर्च करना, रिजिका और नेपियर घास, नेपियर घास, रिजिका, हाँ। 2 वर्षीय फसलों में चुकंदर, चुकंदर 2 वर्ष में होता है, एक साथ हो सकता है। चुकंदर सबसे ज्यादा किस देश में उत्पादन कर रहा है? चुकंदर इस समय मध्य अक्षांश ज्यादा होता है, वहाँ से चुकंदर चीनी रहते हैं। इस समय चुकंदर का वर्ड वाला भी हमें अपडेट नहीं है। इस समय कौन चुकंदर में हम कहते हैं, लगता हो या तो रूस है या जर्मनी है।
जर्मनी। आर्थिक महत्व के आधार पर ये आर्थिक है, ठीक है। बेस ऑफ इकोनॉमिक आर्थिक। सर इसमें चुकंदर क्या एक ही रहेगा क्या, दो वर्षी? हाँ, और भी तो उदाहरण के लिए बहुत हो सकती है। आर्थिक महत्व के आधार पर ये फसलों का वर्गीकरण आर्थिक महत्व के आधार पर लिखते जाइए। धान्य फसलें या वही खाद्यान्न फसलें, धान्य फसलें तिलहन, दलहन, रेशेदार फसलें, रेशेदार वो कपास हाँ और जूट, कपास जूट। उपयोग क्या? अच्छा मेरी स्पीड बढ़ गई। नहीं ठीक है प्लीज टू कंटिन्यू। आगे चले, हम डिलीट करते जा रहे हैं, स्पीड वो करते जाए, आप लोग भाई साथ लिखते हैं ना, नोट करते जाइए तो हम डिलीट करते सर हैं। हो गया नहीं सभी लोग होता है। सब फास्ट है कुछ ज्यादा नहीं वो ना करना, हमने चढ़ा दिया तो अब लिखी ना पाओ, छूट नहीं, जाए। इतने आपको बदलिए तो लगे बदलने के लिए, इतनी नहीं बदलता है। तो लिखिए उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर नगदी फसलें, नगदी कैश क्रॉप, जिसको बेच के मार्केट हम पैसा का ले लेते हैं, तुरंत कैश क्रॉप। आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, अंतर्वर्ती फसलें, अंतर्वर्ती, आलू गन्ना कपास, तंबाकू, अंतर्वर्ती फसलें जैसे मूंग हो गया, मतलब दो फसलों के बीच में जो होता है। अंतर्वर्ती फसलें मूंग, जीरा, तीसरा प्रकार है आवरण फसलें, आवरण जो जमीन को ढक रही इरोजन से उसको प्रोटेक्ट करती हैं, आवरण और जमीन पर फैल जाती हैं। और लोबिया, उड़द, मटर तो खड़ी हो जाती है, उतना नहीं फैलती है, जैसे कि लोबिया दूर तक फैलती है, लंबी लंबी। आवरण फसलें, लोबिया। क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, फलीदार, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है नाइट्रोजन? ये बहुत बार पूछा गया है। किन फसलों फिक्सेशन करती है? सबसे ज्यादा अरहर होती है, जो जड़े वाली होती है, दलहनी फसलें में होती है। दलहनों में सबसे ज्यादा किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? ये क्वेश्चन मतलब पीसीएस ने पूछा बहुत बार। तो अरहर है यार, अरहर के रिदार, अरहर, चना, मटर, ये तीनों में से ये है 40% लोबिया है, ये ज्यादा फिक्सेशन करता है। जेट्रोबैक्टर होता है वो, जिसमें ज्यादा हो वही करेगा फिक्सेशन। मूंग, उड़द, लोबिया, मूंग, लोबिया, मूंग, उड़द, मूंग, उड़द, मूंग, उड़द। एक सवाल किससे पूछा था, कौन सी फसल है जो सबसे कम समय में होती है? तो 3-4 ऑप्शन दिया था, लोबिया, मूंग, उड़द और अरहर वगैरह दिया था। उसमें मूंग सबसे कम समय में जल्दी उत्पन्न होती है, 3 या 4 महीने में मूंग, उसमें आंसर 3-4 महीने में। हाँ, सबसे कम समय मूंग होता है। आवरण फसलें, ये देखिए आवरण फसलें हैं, मृदा अपरदन से बचाने के लिए होता है, मृदा को अपरदन से बचाने के लिए, अपरदन से बचाने के लिए होता है। और कवर होता है तो जैसे कि हवा चल रही है या पानी बरस रहा है, इरोजन है, तो उसको इरोजन से बचाती है आवरण फसलें। इसके बाद है हरी खाद वाली फसलें,
ढैंचा है, लिख लीजिए। सनई, ढैंचा, मूंग उड़द लोबिया, ये भी है। सनई, ढैंचा, ढैंचा, रैंचा भी कहते क्या? मूंग उड़द सनई ढैंचा, वो तो सिर्फ काटने के लिए बोला जाता है। लोबिया, इनको क्या होता है, जोत के जमीन में दबा दिया जाता है। इनको जमीन में दबा दिया जाता है ताकि इसके हरी खाद बन जाती है इनसे। हाँ, चारे की फसल है। मक्का जो है इसमें, गेहूं, वो खाद्यान्न वाले में आएगा भाई, पहले वाले में चारा, चारा इसमें लिखिए, पशु के लिए चारा। बरसीम है, लिखिए बरसीम, सहजी, कुल्थी, सहजी कुल्थी, सहजी गूगल पे सर्च करिए, सहजी कुल्थी, कौन सा चारे की फसल है? लोबिया, हाँ ये चारे आती है। कुल्थी, ये कुल्थी, लोबिया, बरसीम, बरसीम, बरसीम और बोलते का बरसीम के बाद लिखिए ज्वार बाजरा। हाँ ज्वार बाजरा भी भाई, बाजरा देखिए जो लंबा लंबा हो जाता है, पशु खिलाया नहीं जाता है, वो इसलिए बोया जाता है ज्वार बाजरा। ज्वार बाजरा। इसके बाद आ जाए आप सरकरा की फसल है, जो जिसे चीनी बनती है, सरकरा। तो इसमें हो गया गन्ना, चुकंदर, गन्ना, चुकंदर, मसाला, मसाले वाली फसलें वो तो उसमें आए, काली मिर्च हो गया और हाँ बस। अच्छा, पहले इंग्लिश जो ब्रिटिश शासन था तब ज्यादातर चुकंदर से ही चीनी बनाई जाती थी। अभी भी यूरोपीय देशों में, जर्मनी, पोलैंड, रूस, यूक्रेन, उस समय गन्ना नहीं होता वहाँ पे, वहाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। हाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। एक अफ्रीका में पौधा पाया जाता है, उसके जीन को ट्रांसफर करने के बाद कर रहा था अमेरिका, मक्के के जीन से, वो चीनी से 200 गुना अधिक मीठा होता है। ये मेडिकल फसलों में जिनको शुगर हुआ रहता है उनको खिलाते हैं। हमने जो खाया था इतना मीठा, उसका ये पत्ते जैसे पालक टाइप का टेस्ट था, मेथी टाइप का, पालक टाइप का, इतना मीठा 200 गुना। इसके जीन को निकाल के 200 गुना चीनी मीठा, इसके जीन को निकाल के अमेरिका प्रयास करता कि मक्के में डाल दिया जाए। अब ये बता दें, ट्रिटिकल है आपके, एक गेहूं में पाया जाता है ट्रिटिकल, तो ये राई और गेहूं में संकर किस्म की प्रजाति के कारण ये उत्पन्न हुआ ट्रिटिकल, गेहूं में होता है ट्रिटिकल। तो इनके जीन को निकाल कर मक्के में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो अमेरिका में मक्का बहुत ज़्यादा होता है और फिर मक्के से चीनी बनने लगेगी। तो इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा कि चीनी उत्पादक देशों में, जैसे ब्राजील, भारत है जो चीनी में उत्पादन है, तो ये फिर उनका कंपटीशन उससे हो जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें वो आगे हम पढ़ लेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड हरित क्रांति जब आएगा, सकारी तो 500 गुना चीनी से। हाँ वो है, सकरीन नहीं ना, जिससे ये है मसाले बहुत है, प्याज, मिर्च, लहसुन, धनिया, काली मिर्च। यहाँ लिखिए मसालेदार फसलें में प्याज, मिर्च, लहसुन, धनिया, कौन सी फसल? मसाले। सर यहाँ पे क्वेश्चन है, लहसुन में सर गंध किसके कारण आती है? सल्फर तो प्याज में होता है, सल्फर से प्याज, लहसुन गंध होती है, सल्फर होता है। सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं उसकी, अरे वो अलग है। ये देखिए प्याज, मिर्च, लहसुन, धनिया, हल्दी, अदरक, ये तो
आती है बैरियर क्रॉप, ये कौन से होता है? बैरियर क्रॉप आती है और इंटरनल क्रॉप आती है। वो बैरियर क्रॉप होती है जैसे कि किसी किनारे लगाई जाती है, वो आगे बढ़ेंगे फसल डाइवर्सिफिकेशन में। जैसे कि हमने कुछ खेत बोते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने किनारे किनारे लगा दें। अरहर होती है जो से खेत के किनारे किनारे लग जा रही है, बीच में उसको खेती दूसरी चीज़ की कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरी चीज़ों से हवा से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो अभी जब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है तो ये उसमें आता है। करके एक लाइन में दूसरी फसल और उसकी अनुसंगी दूसरी उसकी फसल दूसरी लाइन, ये डाइवर्सिफिकेशन में आएगा। वो जब क्रॉप पैटर्न पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा ये। अब ये चावल हम पढ़ते हैं राइस। चलिए आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। राइस देखिए, भारत विश्व का 21.6%, यानी कि लगभग 5वां हिस्सा चावल उत्पादन करता है भारत, पूरे विश्व का इतना। उत्पादन और क्षेत्रफल विश्व में दूसरा स्थान, इसके बाद चीन के बाद देखिए टोटल एरिया जो कल्टीवेटेड एरिया, जिस एरिया में चावल की खेती होती है उसमें दूसरे स्थान पर चीन में एरिया ज़्यादा है चावल के अंतर्गत, भारत में एरिया ज़्यादा। उसके बाद सेकंड नंबर एरिया। ऐसा भी होता है कि कोई भारत तो प्रथम स्थान पे है लेकिन एरिया जो कितनी एरिया में खेती वहाँ हो रही है, तो क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में धान की खेती होती है, इस दोनों मामले में दूसरे स्थान पर चीन के बाद, और 21% विश्व का दूसरा चावल। भारत में चावल की 3 किस्में बोई जाती हैं, ये पूछा गया है। चावल की 3 फसलें हैं, अमन, औश, बोरो। इनके बुआई का समय है, बुआई का और कटाई का, ये बार पूछा गया, बुआई का और ये कटाई का टाइम है, बुआई कटाई समय। ये 3 फसलें बंगाल में बोई जाती हैं। तीनों टाइम होती है सर, हर समय? नहीं, इनका टाइम पूछा कब ये बुआई, ये जुलाई, अमन जुलाई अगस्त में ये बोई जाती है। औश जो होती है वो बोई सितंबर अक्टूबर में, सितंबर और अक्टूबर। बोरो ये बोई जाती है मार्च अप्रैल में। अब अभी मैं इधर चले जाओगे पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ, या पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो अप्रैल में जाओगे तो चावल की बुआई हो जाती है। ये बोने का समय है और ये कटाई का समय है इनका। जब ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है तो ये काटी अक्टूबर नवंबर। कई प्रकार के मतलब जो चावल है उसकी इसी के अंतर्गत आते हैं ना, बोने के आधार पर। इनके बोने का साल भर में 3 फसलें हो सकती है चावल की, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ रहे वहाँ पे, क्योंकि ये क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है बंगाल में और वो डेल्टाई क्षेत्रों में समुद्र के किनारे, जहाँ पे आर्द्रता 12 महीने रहती है। चावल के लिए आर्द्रता और टेम्परेचर चाहिए। अभी जब हम कंडीशन अभी लिखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन निम्न गंगा मैदान, हाँ तो बताएंगे, अभी कंडीशंस पता चलेगा। ये है मई जून में काटी जाती है, सितंबर अक्टूबर वाली मई जून में। इसमें गोदावरी का भी तो मतलब डेल्टा क्षेत्र में होता है, हम उसी पर आ रहे हैं, मिनट चाहिए हमारे उसी पर। ये नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। आगे ये समझ गए ना, ये पूछा जाता कि कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। अमन, औश, बोरो होती है। आगे भारत में कौन सा आम सबसे ज्यादा बाहर किसने निर्यात करता है? आम दशहरी ज्यादा जाता है, दशहरी जाता है निर्यात में। हाँ, निर्यात में नहीं है, उसका फ्रांसिस्को करके है, फ्रांसिस्को करके नहीं है, बहुत सारे आम है। ये पूछा कि किसान में गुठली नहीं होती है, बहुत वो सारे। नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा निर्यात विदेशों में कौन सा किया जाता है? दशहरी होता है, नागपुर वाला, अल्फांसो। नागपुर वाला अल्फांसो। हाँ, बदलते रहते हैं। इसको डिलीट करो। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स।
जब बातें करें हम तो हो गए। हाँ, तो अब देखिए भौगोलिक दशाएं चावल के लिए, हर इस वक्त बात करेंगे कंडीशन भौगोलिक। गुरुजी वो नहीं आपने बताया कि 3 प्रकार के चावल तो हैं, लेकिन वो जो जैसे डबल कबूतर हो गया या बासमती हो गया, चिन्नौर हो गया, ये इसके अंतर्गत आते हैं क्या? नहीं, सब इसी में आते हैं अलग अलग। मतलब कुछ तो होगा कहा जाएगा कि अमन के अंदर बासमती आ रहे हैं, या फिर ये मतलब नहीं नहीं, वो अमन 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 और सौ बोरो होते हैं, तो ये तीनों कंडीशन में हो सकती है फसल। ऐसी कोई थोड़ी है कि वो जैसे बासमती तो होता है अच्छा, हर का। अब जैसे 60 धान आ गया, ये 60 महीने में हो जाता है, कोई धान 4 महीने में हो रहा है, तो अलग अलग वैरायटी है उसकी। तो वो इतना डीप में जाएंगे तो फिर वो अगर एक बोला हो जाएगा, कृषि प्रौद्योगिकी में आएगा। वो आपके एक टॉपिक हुआ जीएस में कृषि प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, वो एग्रीकल्चर वाले में आएगा, वो डिटेल में जाएगा किसमें कौन से बोया जाएगा। तो ये सामान जैसे भूगोल का यही विषय इकोनॉमिक्स वाला भी पढ़ाएगा, यही एग्रीकल्चर वाला भी पढ़ाएगा, ये भूगोल वाला पढ़ाएगा। तो सबका एक अलग अलग अप्रोच है पढ़ाने का, या हर विषय में अलग अलग अप्रोच है। तो भूगोल में पढ़ने का है कि कहाँ पे बोई जा रही है और क्यों वहीं पर बोई जा रही है। भूगोल में मुख्य चीजें पढ़ी जाती है कि कोई वस्तु या कोई घटना इस भूसतह पे कहाँ हुई और क्यों वहीं पर हुई, कारण सहित व्याख्या। अब अगर बंगाल में चावल की खेती हो रही है, 3 फसल हो रही है, तो क्यों 3 फसल हो रही है? ये राजस्थान में क्यों नहीं 3 फसलें हो रही है? तो इसका रीजन क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां पे मृदा कैसी है, क्लाइमेट जलवायु कैसी है, वर्षा कैसी है, तो ये उसकी व्याख्या करता है भूगोल इस तरह का, ये होता है। तो इसका एक तो है कंपोजिट अप्रोच होता है ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं, तो यही चीज सब विषय पढ़ा है, कई विषयों में पढ़ा जाएगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा, ये कृषि एग्रीकल्चर में भी पढ़ा जाएगा ये, और हम इसमें भी पढ़ेंगे भूगोल में, लेकिन अप्रोच सबका अलग अलग होता है। तो हम भूगोल में उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, वितरण कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, और उसका व्याख्या कि क्यों वहीं पे पाई जाती है। अगर हिमालय उत्तर भारत में है तो हिमालय क्यों वहीं पर है भाई, वो दक्षिण भारत में क्यों नहीं है, और पूर्व पश्चिम में ही क्यों है, उनकी ऊंचाई क्यों जाता है, अरावली क्यों कम कारण है, इसकी व्याख्या करिए, बजे भूगोल हो जाएगा। क्योंकि ये अभी जो पेशेंट का है ना, बस वही तो क्यों है, पहला स्तर है ज्योग्राफी में कि कोई वस्तु, स्थान या फिर घटना धरती पर कहाँ हुई या कहाँ पर है, उसकी व्याख्या। प्लेट टेक्टोनिक दोनों प्लेटों का तो ने अपने से व्याख्या कर दिया, यही ज्योग्राफी है बस। मतलब आपको एग्रीकल्चर जीएस 1 में पढ़ना पड़ेगा, जीएस 3 में भी है। हाँ, वो एग्रीकल्चर अलग अप्रोच हो जाएगा। अब उसमें जो पढ़ना होगा तो जो आप ये चीजें बता रहे हैं उसमें पढ़ेगा। अब कृषि प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे तो कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स कैसे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो इसमें टेम्परेचर, भौगोलिक दशाएं, हम 60 में लिख रहे हैं टेम्परेचर, वर्षा, रेनफॉल, सॉइल, 3 चीजें मुख्य होती हैं। तो टेम्परेचर के लिए चाहिए 19 सेंटीग्रेड से लेके 27 सेंटीग्रेड। बोते समय 19 से कम पे नहीं चावल होगा और 27 से ज्यादा पर हो सकता है, लेकिन 19 से कम टेम्परेचर पे नहीं होगा। एवरेज है ये, इस रेंज में रहता है। वर्षा हो गई 75 से 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। मैक्सिमम इससे ज्यादा सी का लेवल नहीं जा रहा। इससे कम पे वर्ष होगा, सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। सिंचाई की जरूरत तो 200 वाली पड़ेगी, क्योंकि भाई बीच बीच में मानसून ब्रेक हो जाता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। सॉइल कंडीशन हो जाएगा चिकनी दोमट, चिकनी दोमट, दोमट पछारी, पछारी समझ रहे हैं? पछारी लिखा जाएगा, जो तालाब के नदी के किनारे होता है। हाँ, नहीं नदी घाटी क्षेत्र में तो ये बताओ ना, खादर वाला टाइप का होता है, नहीं कछार में होता है वो हमेशा थोड़ा सा बहुत बारीक कट होते हैं इसके। छोटे हाँ, इनके जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ जाया जाता है, अब आगे पढ़ेंगे। तो ज्यादातर नदी घाटी, नदी घाटी क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्र। अब नदी घाटी क्षेत्र में आ जाएंगे तो कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, पूरे उत्तर भारत की जितनी नदी घाटी हैं, ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टाई क्षेत्र में समुद्र किनारे होता है मुख्य रूप से। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे स्टेट वाइज। सर यहाँ पे क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा भी गया, चिकनी मिट्टी का साइज कितना होता है कड़ों का?
सर इसमें तुम आगे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे। वो 0.2 से ये है उसका होता है 0.2 एक मिनट बता रहे हैं, 1/16 नहीं 256 मिलीमीटर से लेके इससे कम होता है 1/8192 mm। इसका डायमीटर जैसे है इसका ये वाला यहाँ से लेके आकार ये होता है, सिल्ट का होता है इससे कम होता है 64 होता है 256 1/, अपने आप हो गया आपने बनवाया था पूरा, मतलब 4। अच्छा चल रहा था तो 200 1/, से लेके 256 तक ये होता है सिल्ट आकार। चीका ये सिल्ट होता है जिसको कहते हैं, नहीं चीका नहीं, चीका ये है, ये चीका है, ये सिल्ट है जिसको मड कहते हैं और इसको कहते हैं सिल्ट। और एक ये वाला है 1 से लेके 1 mm से लेके 16 mm तक बालू होता है, सैंड जिसको कहते हैं, आकार होता है सैंड। तो ये इसका आकार तो बारीक होता है। सैंड में और मड में ज्यादा अंतर नहीं। अरे ज्यादा अंतर क्या है, बहुत अंतर है। ये सैंड है, ये बालू का है, उसमें बारीक कण हो जाते हैं। इस चीका मिट्टी में आप जाओगे, इस चीका मिट्टी में जाओगे तो पानी क्या होता है जानते हो क्या होता है? इसके नीचे जाएगा नहीं, लंबे समय तक पानी भरा रहेगा। बालू में भर दो थोड़ी देर में पानी खत्म हो जाएगा, चला जाता है। तो इसी कहते हैं कि जो जिन फसलों में पानी की जल की अधिक आवश्यकता होती है उनके लिए ये मिट्टी चाहिए, चीका। खासकर सबसे अधिक दोमट मिट्टी होती है उपजाऊ होती है, पूरी तरह से कोई भी मिट्टी नहीं होता है, दोमट मिक्स जिसको कहते हैं। अब लिखिए उत्पादन जो था, आप लोग अपडेट हो लीजिए, मैं बता देता हूं इसका उदाहरण। उत्पादन हाँ, उत्पादन 3 चीजें हैं, प्रोडक्शन, आपको कहना प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी देखिए, उत्पादकता या उपज इसको कहते हैं, उपज। ये मापा जाता प्रति हेक्टेयर में, क्या होता है? प्रति हेक्टेयर, हेक्टेयर। और उसके बाद होता है एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्र। इस राज्य में कितना क्षेत्रफल है? 3 क्षेत्र है, यानी कि एरिया। 14.58%। तो प्रोडक्शन में एक क्रम पूछेगा, 3 तरह के क्रम पूछने लगा है। तो प्रोडक्शन में स्टेट वाइज हाँ, प्रोडक्शन में तो प्रोडक्शन में पूछेंगे तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल है, चावल की बात है ना। हाँ, फिर यूपी है, इसके बाद है पंजाब है, परसेंटेज में देखते हैं 19.79, यूपी है 13.34 और पंजाब है 10.0। उपज का मतलब प्रोडक्टिविटी, प्रति हेक्टेयर कितना उपज है हर राज्य में। ये सर परसेंटेज में ये हेक्टेयर में ये परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज है भाई, पूरे इंडिया का कितने परसेंट उत्पादन करा हो रहा है। उपज देखिए, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उपज है पंजाब, ऐसे 60 में लिखिए PN पंजाब, यानी कि 1 हेक्टेयर में ज्यादा फसल, करीब 5 क्विंटल से 50 क्विंटल होता है 1 हेक्टेयर में। 1 बीघा में भाई कुछ था 49 प्लस। अरे कुछ है ऐसे, मतलब सबसे अधिक उपज है। औसत उपज तो 30-32 क्विंटल है भारत में गेहूं की 1 हेक्टेयर में, और वही वहां जाएंगे तो 60-65 है। डेनमार्क, ब्रिटेन, रूस में जाएंगे तो 1 हेक्टेयर में वहां गेहूं का उत्पादन, जमीन उतनी है लेकिन उतने में उत्पादन वहां हो रहा है 65 क्विंटल, और भारत में 30-32 हो रहा है क्विंटल गेहूं का। धान का भी इसे 27-30 के आसपास है, लेकिन वहां पे 60-65 है क्विंटल। सर रीजन मट्टी रहेगा इसका वहां की जमीन, एरिया वही है, उतनी ही एरिया में भारत में अगर 32 क्विंटल, वहां 65 क्विंटल हो रहा है चीन में, तो
तो इसका रीजन है बहुत सारी चीजें, तो जमीन उतनी गहरा है लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इसका टेक्नोलॉजी है इसके पीछे। आपकी जब हमारी आए तो हरित क्रांति जब आई रहा तो है, तो हरित क्रांति के कारण उपज तो प्रति हेक्टेयर बढ़ा है, लेकिन अभी भी जो विकसित देश हैं चीन जापान है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका वगैरह है, कनाडा है, तो उनकी तुलना में हमारी टेक्नोलॉजी अभी भी पीछे। हमारी जो कृषि है, हमारी लंबे समय से कृषि आ रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी सभ्यता हमारे यहाँ है, 4000 साल से पुरानी करीब हमारी सभ्यता चली आ रही। इतने लंबे समय से खेती होते होते जमीन बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है, उपजाऊपन उसका पोषक तत्वों की कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा उर्वरक डालना पड़ता है, तो उत्पादकता उसकी कम हो गई है। और बहुत ऐसे नए क्षेत्रों में तो वहाँ जमीन अभी एग्जॉस्ट नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया में गए, बाद में गए, वहाँ तक कोई इतनी खेती होती नहीं थी। 17वीं शताब्दी में गए, आज 300-400 साल पहले वहाँ पर जाके मानव ही बसा। ऐसे जनजातीय ट्राइब्स होते हैं, और हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के समय से खेती हो रही है। 4000 साल पहले ईसा पूर्व 2200-2300 माना था, उधर सिंधु घाटी सभ्यता थी 2000, इधर तो 4,500 साल पुराने समय से खेती यहाँ हो रही है। और वहाँ पे जैसे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे सभ्यता नहीं थी, पुरानी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, चाहे मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो वहाँ पहले से खेती रहती है। जमीन हमारी एग्जॉस्ट हो चुकी है उत्पादन का। हम चाहे जितना उर्वरक दे रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन खींच लिया। और भी रीजन है, हम आगे पढ़ेंगे, हरित क्रांति जब आएगी तो उसमें पढ़ेंगे। आज तो इसमें है, ये क्या था, प्रोडक्टिविटी में उपज। हाँ, फर्टिलाइजेशन सबसे ज्यादा पंजाब में यूज किया था। फर्टिलाइजेशन एरिया सबसे ज्यादा है, एरिया सबसे ज्यादा है पंजाब है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब। उत्तर प्रदेश। सर इसका हमें ये बताओ, हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ प्रोडक्टिविटी में? हेक्टेयर में देखिए आपके बीघा का 12.5 बीघा होता है, हर कोई का बीघा 12.5। और ये उपज है तो अलग अलग है, हर कंट्री वाइज है। इंडिया का अलग है, कितनी उपज कितने हेक्टेयर होती है अभी आगे बता रहे हैं। जैसे एक चीज आपको बता रहे हैं अभी आगे, जैसे गेहूं का उत्पादन का है, तो उत्तर प्रदेश में, जैसे पंजाब में है 50-90 kg, 1 हेक्टेयर में 5 कुंटल 90 किलो। हरियाणा में 44-12, राजस्थान में 32 है, 32 कुंटल। हरियाणा में अभी लिखवाएंगे, जैसे उपज है 1 हेक्टेयर में इतनी गेहूं हो रहा है। इंडिया में कितनी वेरिएशन है, कहीं 50 से 32 आ गया। भाई पंजाब में 50 है, करीब 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। राजस्थान में, हरियाणा में 44 हो गया, और राजस्थान में 32 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। तो प्रोडक्टिविटी जिसको उपज कहते हैं प्रति हेक्टेयर, तो हर राज्य में चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, उससे सारी दुनिया में चेंज होता है। इसका रीजन है, इसका भी रीजन है, वो हम पढ़ेंगे हरित क्रांति में। नहीं, सॉइल है, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप कितने मात्रा में उर्वरक डालते हैं, कितने कीटनाशक डालते हैं, कितना यंत्रीकरण हुआ है, कितना उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब जब हरित क्रांति आई तो सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं की खेती पर पड़ा, और गेहूं की खेती पर पड़ा, और सबसे गेहूं और चावल की खेती पर सबसे ज्यादा गेहूं की खेती पर। और गेहूं की खेती पड़ा तो पूरे इंडिया में नहीं पड़ा, केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ा हरित क्रांति। उसके बाद चावल की खेती पड़ा, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत उसे अछूते रहेगा, हरित क्रांति को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो वहां पे क्या हुआ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार था। पंजाब में नहरों का जाल बिछा हुआ है, सिंचाई की सुविधाएं, ट्यूबवेल की, तो सिंचाई इधर थोड़ा सा, तो इस सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ। भारत में स्टेट वाइज जो उर्वरक का प्रयोग होता है, तो सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उर्वरक का प्रयोग सबसे ज्यादा पंजाब में होता है। पूरे इंडिया का 100 किलो प्रति हेक्टेयर है, पंजाब में 289 है। 1 हेक्टेयर में इंडिया का औसत है 100 kg प्रति हेक्टेयर, इंडिया की एवरेज है। पंजाब में 200 करीब 89 है kg। अब इतना उर्वरक का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, सिंचाई की सुविधा बहुत उपलब्ध है यहाँ पे इतना ज्यादा। अब ये बताइए उत्पादकता बढ़ेगी नहीं पंजाब की?
कीटनाशकों का प्रयोग सबसे ज़्यादा वहाँ कर रहा है, फसलों को नुकसान बना कीड़े हैं तो वहाँ ज़्यादा हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ पे ट्रैक्टर, कंबाइन मशीन, हार्वेस्ट और इनपुट ज़्यादा है। संकर किस्मों का जो प्रयोग है, अधिक उपज देने वाली जो फसलें हैं तो सबसे ज़्यादा प्रयोग वहाँ पे बोई जा रही हैं। केवल फसलों का सबसे ज़्यादा योगदान हाई यील्डिंग वैरायटीज है, HY। नहीं, उसका ये भी तो इम्पैक्ट है सर कि वहाँ पे हर घर में एक NRI है, वो वहाँ कनाडा या अमेरिका से सीख के आता है, उससे लेना टेक्नोलॉजी सीख के नहीं आता है, implement कर देता है। ऑलरेडी है, ऑलरेडी वहाँ पे पंजाब में है, हरियाणा के भी NRI हैं, दक्षिण भारत में जाओगे तो और NRI हैं, साउथ इंडिया में जाएंगे, लेकिन कंडीशन नहीं है वहाँ पे। केरल के, तमिलनाडु के जो सबसे ज्यादा विदेशों में जाके रहने वाले, आने जाने वाले तटीय क्षेत्रों के लोग होते हैं, हाँ कनेक्शन होता है ऑलरेडी। जाइए देखिए सब कहाँ कहाँ सब जाके रहते हैं, तमिलनाडु के जाइए विदेशों में चले गए, केरल के जाइए, महाराष्ट्र के जाइए, फिर पंजाब के लोग जो पंजाब के कनाडा ज़्यादा जाते हैं। बस स्वतंत्रता आंदोलन चला उस समय कनाडा में, जब आंदोलन चला तो बाहर का कनाडा जहाज गया था, हाँ वो टमारू तो यूपी तमिलनाडु होता है। देखिए वर्तमान समय में भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये तो यार सारी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो ही नहीं पाएगा, वर्तमान समय में हो ही नहीं पाएगा, सारे एक दो में हम अटक जाएंगे। भारत में सबसे बड़ा चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है विश्व में भारत। और अरब देशों को बासमती चावल निर्यात करता है, बासमती चावल अरब देशों को निर्यात करता है। सवाल पूछा गया है, एक वैज्ञानिक थे खुश, इन्होंने एक चावल बनाया था गोल्डन राइस। इसमें गोल्डन राइस है, ये पूछा गया है इसमें क्या होता है, भारतीयों की भोजन में विटामिन ए की कमी होती है तो इनके रतौंधी आंख संबंधी बीमारियां होती हैं, तो इसके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है तो इसमें बीटा कैरोटीन, कैरोटीन इसमें रहता है, विटामिन ए इस फसल में, इसके जो छिलके होते हैं लोग, जैसे चावल होता है तो लोग पॉलिश करा के चावल बहुत अच्छा पॉलिश करा देते हैं, वो छिलके में होता है वो निकल जाता है, चावल को जो पॉलिश करा देते हैं तो पॉलिश राइस खाने पर वो निकल जाता है, विटामिन निकल जाता है, तो उसके में पाया जाता है, इन्होंने बनाया था बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए होता है। हाँ ये आईएएस पूछा गया, आईएएस सवाल पूछा गया, गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है और खुश ने इसको वो किया था, वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे। बासमती राइस में भी किसी ने डेवलप नहीं किया था शायद, बासमती का बहुत सारी वैरायटी है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इससे रिलेटेड है, केंद्रीय धान अनुसंधान इसमें कोलकाता में संस्थान, तो बता देते हैं जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। कटक उड़ीसा। वो इटली का, जर्मनी का, इटली का तो सोच ही नहीं था। अरे यार एग्जैक्ट नहीं आ रहा, कौन से देश में चलता रहता असली दिमाग को। चले आगे, व्हीट गेहूं, इसका नंबर 1 है। कोई समस्या अब तो नहीं, कोई समस्या हो रही बहुत बढ़िया व्हीट गेहूं है। रोटी खाए भारत देखिए ये सब यहीं की हैं फसलें, भारत धान गेहूं सब भारत में पहले बोई जाती हैं, बाकी जो मक्का वक्का आएंगे, ज्वार बाजरा तंबाकू, तो बहुत सारे फसलें विदेशों से आएंगी जो भारत में बनती हैं। हाँ जैसे हाँ तो ये भी सवाल पूछा जाता है, जैसे चार्ज करने तो सर बोल रहा है कि वाइन तो नहीं करती मीट से। अरे वाइन तो किसी चीज से बना सकते हैं, वाइन तो ठीक है भाई, थोड़ा वाइन ठीक है कहता है वो, ठीक है। अरे वो जो वाइन होता है
फाइन इसको जैसे बिहार में बी और बिहार और बंगाल में बी को भ कहते हैं, जैसे बीसी कहते हैं वाइस चांसलर, तो उसको भीसी कहते हैं वो लोग। जैसे खान सर पढ़ाते पटना वालों का वोट था। नहीं, अब तो उसकी आमिर खान पीके में ज्यादा वो कहता है अब भगवान को गंगा नहीं भाई अच्छी लगने लगी है। हाँ वही है, ये बी को उसका उच्चारण भ करते हैं। जैसे वेरी गुड को वेरी गुड कहेंगे, हम लोग कहेंगे वेरी गुड कहेंगे, वेरी गुड। भाई को कहेंगे बहुत सही। भीसी जैसे गड़बड़ है तो गड़बड़ कहेंगे, गड़बड़ नहीं करवाते, गड़बड़ बहुत गड़बड़ है क्या। जो भी शब्द बोलने हैं फर्स्ट से शुरू करो। चलिए देखिए, विश्व का, भारत विश्व का 12.32% गेहूं का उत्पादन करता है। चीन के बाद दूसरा स्थान। चीन के बाद दूसरा स्थान। कुल कृषि जो भूमि है, कृषियों की भूमि, कल्टीवेटेड लैंड को क्या कहेंगे हिंदी में? कल्टीवेटेड मतलब होता है कृषि, बोई गई भूमि, बोई गई भूमि, कुल बोई गई भूमि के 23% पर गेहूं का होता है। गेहूं का 23% की खेती कुल बोए गए क्षेत्रफल के, यानी कि 100 बोई तो उसमें 23%, कुल सारी फसलें अगर 100 बोई गई जिसमें, तो 23% में गेहूं की खेती होती है भारत में। नहीं, बहुत विस्तृत क्षेत्र में गेहूं की खेती। नंबर 1 पे कौन है पूरे भारत में? गन्ना नहीं, गेहूं में गेहूं ये 23 हो गया, वो 21.6 है। गेहूं ही है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं ही है। दूसरे नंबर पे पहला गेहूं दूसरा गन्ना, पहला गेहूं दूसरा, उसके बाद गन्ना में तीसरा गन्ना। सबसे ज्यादा ये गेहूं, पूरे मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा गेहूं चावल है। खाद्यान्नों का उत्पादन, खाद्यान्नों के अंतर्गत जब सबसे ज्यादा 53% है, 54% बताया मैंने। और 53 आधी भूमि भारत की, आधी से ज्यादा खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत है। उसमें खाद्यान्न फसलें कौन? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन्हीं 5 फसलों के अंतर्गत आपसी फसलें हैं। आगे चलिए, इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी होती है? 25 रहेगा, 25 17 से 25 10 से 25 17। भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं में टेम्परेचर 10 से 15, 10 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड बोते समय और काटते समय 20 से लेके 25। ये आइडियल कंडीशन है, इससे कम ज्यादा पर भी होता है, लेकिन भी प्रोडक्शन पर फर्क पड़ जाता है। जैसे भारत में अभी हम देखें, हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगा, 28-29 समय हो गया, तो पकते समय इसके से टेम्परेचर ज्यादा हो गया। तो क्या होता है, जब गेहूं होता है हमारे यहाँ उत्तर भारत में, तो उसमें दूध क्या होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है, पछुआ पौन लूप चलने लगती है, तो उत्पादन कम हो जाता है। गेहूं देखो इसे हट जाता है। हाँ, चलने लगी, टेम्परेचर भी 28-29 चल रहा है इस समय। देखिए शायद 28-29 है, 29 अभी है, मार्च में पहुंचते पहुंचते 30-32 हो जाएगा। तो हो तो जाएगा गेहूं, ये है कंडीशन, आइडियल कंडीशन ये है। लेकिन उससे ज्यादा पे हो तो जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इस बार सर कम रहेगा गेहूं का प्रोडक्शन, क्योंकि हाँ, इस बार सर धरती पहले नहीं बढ़ने लगी अभी। ठीक है। रेनफॉल, वर्षा 75 से 100 वर्षा, वर्षा हमें सर लगता है कि मतलब टेम्परेचर जिनका कम होगा वो डेफिनेटली वर्षा भी कम आएगा, क्योंकि वर्षा ही नहीं है ना। वर्षा है 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर। इसके सॉइल, मृदा, इसके लिए है हल्की दोमट, बलुई दोमट, चिकनी दोमट, चिकनी दोमट, हल्की दोमट, बलुई दोमट, चिकनी दोमट।
चीका दोमट या चिकनी दोमट जो भी कह लो। आगे चले, इसको हाँ बिल्कुल कवर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोग स्पीड बड़ी आधी कर दी। स्पीड आती है अपने, ऐसा थोड़ी ना कि आप स्पीड छोड़ दोगे। किस लड़के का है? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है ना, नहीं मामा से काना ही मामा अच्छा होता है। नहीं आप कुछ न समझ में कुछ तो समझ में आए, भले कम पढ़े, कम पढ़े समझ में आना चाहिए। तो आप लोग को कोई बात नहीं, क्लास बढ़वा के लगवा देंगे, चाहे कोई समय है 2 घंटे में आधा घंटा बढ़ा के दिया गया है। रिवर वाला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्या करें यार, आप लोग पूरा कवर करने के चक्कर में। कोई टॉपिक अगर एक भी बता दिया जाए कि कंप्लीट है, आज ये तो कल दूसरा लग जाएगा, तीसरा लग जाएगा, कितने पे छोड़ो पता लगे किसके लिए कितना। हम देखिए जो टाइम अलाट है मैं उस टाइम के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन भाई मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर वो आप लोग कवर नहीं करते हैं। ठीक है सर, आप फिर अगर आपके हिसाब से चलते हैं तो वो टाइम फिर हमें ज़्यादा चाहिए, दोनों चीज़ में एडजस्ट करना है। आगे चलिए, प्लीज डू कंटिन्यू। आगे चलिए। उत्पादक अरे यार क्षेत्र, 40 साल तो हो गए। उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्शन एरिया में देखिए जो क्षेत्र है सबसे अंदर यूपी है करीब 32%, क्षेत्रफल इसके अंदर यूपी में है। एमपी सेकंड नंबर ये है 17%। पंजाब इसमें है 15 ये एरिया की बात हो गई। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादकता, उत्पादकता हम लिख रहे हैं प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अभी जो आपको पूछ रहे थे तो पंजाब में है 50-90 kg प्रति हेक्टेयर, हरियाणा में 44-12 kg प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर मतलब 12 बीघे में, 12.5 बीघे में। 12.5 में। हाँ आपके यहाँ का बीघा है, बीघा अलग अलग होता है, बीघा छोटा बड़ा होता है। सर यहाँ कच्चा चलता है और पक्का बीघा चलता है, तो आपका यहाँ पे मल्लावा साइड में पक्का बीघा चलता है। कच्चा पक्का में 2 विश्व का अंतर होता है, कच्चा हाँ। विश्व होते हैं और पक्का 20। अरे सबके में अरे होते पर हैं। क्या है सुनिए हम बताएं, पहले इसको लिख लो, एक लिख। राजस्थान में है 32-70 kg। एक बिस्वा जो होता है, मानक बिस्वा होता है 1361.1/4 स्क्वायर फीट, वर्ग फीट होता है। इस बिस्वे का 20 बिस्वे का 1 बीघा होता है, ये पक्का बीघा है। और आपका बीघा जो होता है ये कच्चा वाला 450 वर्ग फीट होता है। ये देखिए 1300 और 450 3 गुने का अंतर होता है। और चले जाओगे कुछ एरिया में है तो इसका 2 बीघे का 1 बीघा, अरे 900 वर्ग फीट का 1 बीघा होता है, 1 बिस्वा होता है। 900 वर्ग फीट का 1 बिस्वा होता है। ये भी बिस्वा है, ये भी बिस्वा है, अब समझ लीजिए। 20 बीघे वाले में 27,000 सब 20 बिस्वा सब में 20 ही होता है, लेकिन बिस्वा छोटा भी बड़ा होता है। 450 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर फीट और 1361 स्क्वायर फीट, ये मानक बिस्वा है, ये वाला। हाँ वो बिस्वा अंतर होता है। तो मल्लावा साइड वाला ये वाला बिस्वा है 1361 वाला, और इधर वाला 450 वाला है, तो 3 गुना हाँ छोटा वाला बिस्वा है। और 12.5 बीघे, या आपका बीघा 12.5 बीघा, उनका 4 बीघा, बराबर। उनका 4 बीघा, 4 बीघे का लगभग 4 बीघे के 1 हेक्टेयर होगा। और आपका इधर का जो बिस्वा होता है ये चल रहा है वो 12.5 बीघे का 1 हेक्टेयर होगा। 5 बीघे में 1 एकड़ में 5 बीघा होता है। लेकिन दूसरे खरीदने पड़ते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए बीघा, 2 लाख। अरे नहीं भाई, क्या महंगा है सर? वहाँ का बीघा है, बीघा अंतर है। नहीं वहाँ पे कितना महंगा होगा? हमें नहीं, आप लोकल जानते हो, हमें नहीं पता है। हाँ चलो आगे आते हैं। उत्पादन,
उत्पादन में उपहम, एक फार्मूला याद करिए, उपहम। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश आ गया है सेकंड नंबर पे, तभी वही पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश आ गया तभी तो पूछ रहे सेकंड बार, ये डेटा पुराना है 18-19 का, वो बदलता रहता है। ये 2019-20 का है आंकड़ा, और ये 23-24 का 23 बदल जाएगा, बदलता रहता है। हाँ, इसकी जो किस्में जो पूछा जाता है कभी कभी, जैसे कि है आप लोग पूछ रहे थे, जो पूछ रहे थे कि कौन सा फसल रहता है, जैसे कि सोनालिका, ये जानते कौन सी फसलें हैं? ये हाई यील्डिंग वैरायटी, उन्नत किस्में हैं, जिसमें हाँ उन्नत किस्में ऐसे बनाई जाती हैं कि जैसे उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, कोई भी फसलों के इसमें जो नाभिक होता है, न्यूक्लियर होता है, इसमें एक होता है डीएनए होते हैं, सब जीन होते हैं। तो हर यहाँ पे जो होता है, इस जीन में निकाल के टुकड़ा उसमें ऐसे होती है, ऐसे होता है। तो जीन होता है, तो जैसे मैं काट के इतना किसी दूसरे फसल का जीन जोड़ दिए। कैसे जोड़ते हैं? जैसे कि हम बता रहे हैं, कैसे जीन एक पाया जाता है, एक होती है जैसे बीटी काटन कहते हैं, बीटी काटन। तो एक बैसिलस थुरिंजियन बैक्टीरिया होती है जो मिट्टी में पाई जाती है। कौन सी बैक्टीरिया होती है? बैसिलस थुरिंजियन। ये क्या बैक्टीरिया है? बैसिलस थुरिंजियन बीटी बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में एक इसके जीन निकाला डीएनए से, तो उसमें एक क्राई जीन होता है, क्राई जीन। इस क्राई जीन को क्या होता है, इस क्राई जीन के कारण उस बैक्टीरिया से जहर निकलता है ताकि कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये किया कि वैज्ञानिकों ने इस बैक्टीरिया का ये क्राई जीन निकालकर जैसे कपास की है जीन में जोड़ दिया। तो कपास या बीटी काटन, बीटी बैंगन, जो भी बीटी लिखा होगा, बीटी काटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी काटन, तो जब उसमें जोड़ दिया गया तो क्या होता है कि फिर वो कपास की जो फसल है उसमें आग से पॉइजन निकलता है, विष टाइप का निकलता है। तो जो उसमें कीड़े लगते हैं तो फिर उसको खाते नहीं, लीवर फुला देता है, उसका मर जाता है कीड़ा। हाँ, उसको खाते, तो उसको खाते नहीं है। तो ये है, तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या होता है, नहीं तो कपास की जो फसल होती थी उसमें जो कीड़े लग जाते थे तो सब नष्ट कर देते, पूरा सफाया एकदम से, तो इससे बचने लगा। यही काम किया गया, कुछ ऐसे जीन ला गए जिसपे कीड़े ना लगे। आप करेला, बैंगन, भिंडी, देसी पहले होते थे, आपने घर वालों से जो पूछिए, जो 50-40-50-60 के, जो देसी बोया जाता है, इतना बड़ा करेला अगर काटोगे तो आधे निकलेगा, आधे में कीड़े लगे। भिंडी, टमाटर, कीड़े लगे रहते थे सब में, लेकिन आजकल सब जीन उसमें ऐसा डाल दिया गया है कि उसमें लगता नहीं है। टमाटर इतने रसदार, आज टमाटर डाल दो, हफ्ते भर एकदम क्या रहेगा, सूखेगा नहीं, कलर चीज़ बिल्कुल लाल लाल दिखाई दे रहा है टमाटर। लेकिन बीटी बैंगन जो बता रहे हैं उसको बंद कर प्रतिबंध लगा दिया गया, वो अलग बात है, वो अलग मैटर है, वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे, थोड़ा सा टॉपिक साइड के है। क्योंकि अगर इसका जीन चला गया किसी खरपतवार में तो खरपतवार नाशी नहीं होगा, या इससे हो सकता है एलर्जी पैदा हो, वो अलग है, उसका इन्वायरमेंटल इशू अलग है। तो ये बनाया गया, तो एक डाला गया, तो ये अब ये तो एक क्वालिटी है जैसे कि उसको जहर निकले तो कीड़े नहीं खाएंगे। इस तरह की बहुत से ऐसे जीन हैं जो लंबे दाने के लिए हैं, कम समय में पकते हो, उसके दाने उसका समय जैसे है कि साठा धान का नाम सुना है अभी, जो 90 दिन में 120 दिन में धान होता है, उसमें ऐसा जीन डाल दिया है कि वो 60 दिन में पक के तैयार हो जा रही है, उसका जो जीवन काल होता कम हो गया, यानी कि 60 दिन में वो बढ़ेगा, पकेगा, फसल तैयार। कुछ ऐसी फसलों में जीन डाले गए जो कम पानी में भी हो सकती हैं, जिससे पानी है। अब चावल 1 किलो चावल का उत्पादन करने में जानते हो 1100 लीटर तेल, 1100 लीटर पानी खर्च होता है। 1 किलो 1 kg, 1 किलो चावल, हाँ 1100 लीटर पानी खर्च होता है। आपको पता है जो बिस्लेरी वाटर वो आरओ पानी पीते हो, 2 लीटर में 1 लीटर आरओ पानी तैयार होता है। अब इन्वायरमेंट जब पढ़ोगे पता नहीं इन्वायरमेंट खत्म हो गया, बचा है अभी, उसमें होता है पढ़ाता है। ये बात तो आप सही कह रहे हो, छोटी सी एक पाइप लगी हमने लगाया अभी पानी नीचे निकलता रहता है, तक इस पाइप है। हाँ, तो उसमें लगता है 2 लीटर अगर बनेगा
एक लीटर 2 लीटर पानी में 1 लीटर बनता है पानी। तो इसकी फसल में है। तो अब हुआ क्या समस्या होती है, हमको अब लोग थोड़ा सा उसमें आ जा रहे हैं। पंजाब में चूंकि अर्धशुष्क क्षेत्र है, वहाँ गेहूं की है, चावल की दशाएं वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे चावल की खेती होने लगी सिंचाई की सुविधाओं के कारण। तो वहाँ पे पर्यावरण में बहुत दुष्प्रभाव पड़ा इसका। अंडरग्राउंड वाटर से निकाल निकाल की सिंचाई करनी पड़ी चावल की, जल स्तर गिरता गया, चावल का उत्पादन हुआ। 1 मिनट इधर सुनिए। पंजाब में चावल का उत्पादन तो है, प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन ज्यादा है। चावल उत्पादन जहाँ पे चावल होना नहीं चाहिए वहाँ पे चावल हमने करने लगे प्रतिविधि से सिंचाई करके। लेकिन उसका प्रभाव केवल अंडरग्राउंड वाटर बड़ी तेजी से नीचे जाने लगा, और बहुत ज्यादा सिंचाई करने से जो शुष्क क्षेत्र है उसमें हमने आर्द्र क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया। तो जलाप्लावन वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई। तो हर एक चीज का भाई पर्यावरण पहलू है। पंजाब में हमने शिफ्ट कर दिया। कपास जो कभी हुआ करते थे दक्षिण भारत में, वो भी पंजाब में होने लगा, हरियाणा में होने लगा कपास। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करेंगे अभी जब आगे आएंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हरित क्रांति की बात करेंगे। पर इसमें आप लोग देखिए क्या हुआ अभी है तो समय। सर आप कंटिन्यू रखो। चलिए आगे लिखिए। जैसे किस्में हैं इसकी, सोनालिका, लरमा, कुछ सोनालिका ट्रैक्टर है, वो गेहूं की किस्म भी है। पहले RR21 होता था। हाँ एक और चीज बता दें, सोनालिका अब लिखिए, सोनालिका, लरमा और लरमा, अर्जुन, कुंदन, ये सब गेहूं किस्में हैं अधिक उपज देने वाली। आज से कई नाम से मुझे याद आ रहे हैं। वो सब याद इसी के भारत में 2 तरह के गेहूं होते हैं। आदित्य सा भी एक देखिए गेहूं 2 तरह के होते हैं, सादा गेहूं, एक मैक्रोनी गेहूं होता है। मैक्रोनी गेहूं, सादा गेहूं उत्तर भारत में, ये पठार पे होता है, दक्षिण भारत में होता है। ये गेहूं क्या होता है, हार्ड होता है। इससे मैक्रोनी में जैसे गेहूं चपाती वगैरह बनाई जाती है। सादा गेहूं मैक्रोनी गेहूं, इससे मैक्रोनी नहीं बनती है। ये सारे ऊपर ये लाल रंग का होता है। ये सादा गेहूं उत्तर भारत, ये लाल रंग का होता है। नहीं वो हाइब्रिड है जो ऊपर आपने बताया। दोनों हैं हाइब्रिड, लेकिन 2 वैरायटी गेहूं के। लाल गेहूं, तो लाल गेहूं दक्षिण भारत में होता है, मैक्रोनी गेहूं कहा जाता है उसे, जिससे मैक्रोनी वगैरह बनती है और इससे चपाती वगैरह रोटी बनती है। हम बचपन में लोग देखा खाए थे। तो जो लाल वाला गेहूं होता है तो उसको इसे करेंगे तो रबड़ की तरह सिमट आती है, जैसी रोटी उससे उसमें चौकी पर रोटी जल्दी नहीं बनती है, रबड़ जैसे होता है। आटा नहीं बेलो तो खींच लेता है। चलिए लिखिए और लिख लीजिए, इसे कठोर गेहूं होता है। ये वाला लाल गेहूं दक्षिण भारत होता है, उत्तर भारत होता है, ध्यान रखिए बस। एक इससे संबंधित ट्रिटिकेल, इसको मिटा दें। कठोर कौन सा होता है, ये रेड वाला क्रिटिकल होता है। ये गेहूं पाया जाता है। ये गेहूं और राई, गेहूं और राई की संकर क्रॉस के कारण ये क्रिटिकल बना हुआ है। गेहूं और राई, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। क्रिटिकल इसके गेहूं के 2 रोग है, करनाल बंड और रस्ट। ये रोग है गेहूं के, करनाल बंड और रस्ट, ये रोग है गेहूं के। रस्ट भी 2 टाइप के। हाँ रस्ट है। गेहूं की जो बौनी किस्म थी, मैक्सिको में विकसित नारीमन गेहूं की बौनी किस्म की जो जीन था नारीमन 10, मैक्सिको में विकसित किया गया था। नारीमन 10 इसका जीन था, जीन का नाम था। फिर उसी से
जैसे बौनी किस्म जया, भारत में क्या थे, जया थे, देसी फसल जया, इसी के किस्म सब धान की फसलों का विकास किया। इसलिए जो बायोडाइवर्सिटी होती है इसको प्रोटेक्शन करना आवश्यक होता है। अब ये मक्का, अब चलते हैं फिर you will have to leave some space for the break. देखिए ये सवाल पूछा जाता है कौन सी रबी के खरीफ है कौन सी खरीफ की फसल से पूछा गया सवाल है। तो अब जो हाइब्रिड की फसलें आ गई दोनों मौसम में होने लगे, रबी और खरीफ दोनों। मूंगफली देखिए खरीफ की फसल है, आप रबी की फसल में देखिए हो जाएगी। अभी मूंगफली अभी इस समय बोई जाएगी, अब मूंगफली बोई जाएगी हो जाएगी। एक खरीफ है तो मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन रबी की सीजन में भी होने लगी सिंचाई से। सब अपने खरीफ की मिक्स हो गई है। कुछ ही चीजों को छोड़कर जो ऐसी फसलें हैं, मक्का है जो पहले रबी की होती थी या खरीफ की होती थी और रबी खरीफ दोनों सीजन में होने लगी। हमें तो दोनों होने लगे हैं। we have to find out the correct answer in the examination, तो हमें उसके लिए कपास चाहिए ना। खरीफ की फसल है, कपास खरीफ खरीफ की रबी की है। अरे यार सीजन अलग अलग है, उत्तर भारत दक्षिण भारत में अलग हो जाएगा। वो तो सर आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से करना पड़ेगा ना। ये वाला जो जिससे कि है आप इतनी फसलें हैं, अरे रबी खरीफ की, तो जब आप एक चीज़ जैसे कि रबी की खरीफ की है, ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है रबी खरीफ की, तो ज़्यादातर आपको पता होता है, आमूमन ये चीज़ होता है कि ये रबी के खरीफ की है, ये पता चल जाता है। कौन सी फसल ऐसी चेंज हुई जो रबी खरीफ की दोनों हो गई, जैसे मक्का हो गया रबी खरीफ की दोनों की, मूंगफली हो रबी खरीफ में चेंज, जो मुख्यतः एक फसल थी लेकिन वो दोनों सीजन की हो गए। पूछा ये जाता है सामान्य चीजें ऐसे हैं, तो वो आप मतलब औसत बुद्धि का व्यक्ति तो उसका जानकारी इन्फॉर्मेशन रखता ही रहता है। मुझे गया था जो चारा है, चारा किस सीजन में बोया जाता है? चना, तो चना तो उसकी फसल है रबी की। चारा किस सीजन की फसल है? ये बीपीएससी का था, इसी चारा तो इसकी है खरीफ की है, लेकिन वो रबी का दे के रखे महाराज, खरीफ है रबी को देकर रखे, ये बीपीएससी रबी में भी सर वही दिया। ज्वार बाजरा मुख्य रूप से कौन सी फसल है बताइए? ज्वार बाजरा लोबिया मूंग उड़द अपने लिखवाया, ये सब रबी खरीफ की फसलें हैं, ये चारा फसलें है। बरसीम कभी भी वही है, बरसीम है वो भी तो है, लेकिन वो कभी भी वही है, वो ज्यादातर तो रबी में बोई जाती है। इसमें रबी में बोई जाती है, गर्मी में बरसीम। आगे चलिए। हाँ मक्का ये C4 पौधा है, क्या चीज? मक्का ये पौधा जो है C4 पौधा है। हाँ C4 वाला होता है वो मक्का। C4 मतलब क्या होता है? अरे C4 यार वो थोड़ा सा फिर बायोटेक्नोलॉजी में जाइए, वो है C4, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में हम जाएंगे तब मिलेगा, फिर वो मिक्स हो जाएगा, सब एक ही मिक्स हो जाएगा, बहुत वैरायटी है। ये हम बता रहे हैं, इनका सवाल जहाँ से है वो सवाल पूछा गया है। एक मिनट थोड़ा सा आप लोग कम बात करें। जब CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इसका बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट है। एक का सिक्का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो C4 टाइप के जो पौधे होते हैं उनका उत्पादन बढ़ जाता है ग्लोबल वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने से। वो ग्लोबल वार्मिंग का जैसे CO2 की मात्रा बढ़ते है तो ज्यादा उसके निगेटिव इम्पैक्ट है। CO2 की मात्रा जो वायुमंडल बढ़ रहा है तो ज्यादा उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? निगेटिव। लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो जो क्या होता है C4 टाइप के जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से जब कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो कार्बन ज्यादा एब्सॉर्ब करेंगे CO2 में और उनका उत्पादन बढ़ जाएगा। एक पॉजिटिव रिजल्ट है, वहां से पूछ रहे होंगे पता है बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द सॉइल, बढ़ा देते हैं ना कार्बन की मात्रा। हाँ उससे उत्पादन बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट। लेकिन कुल मिला के ग्लोबल वार्मिंग का CO2 बढ़ने का जो निगेटिव इम्पैक्ट है पॉजिटिव इम्पैक्ट से कई गुना ज्यादा है। बात समझ में आई? जैसे हमें कि मैदान में खो गया हो 5 का सिक्का, हमने 4 आदमी लगा दिए 200-200 रुपये देके ढूंढने के लिए,
5 का सिक्का 200 रुपए। देखो चावल आगे ढूंढने के लिए तो वो वाला वो नहीं होता, तो उसका जो क्या होता है, क्या खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा के जो इम्पैक्ट है उसका, और फायदा जरा सा है, वो C4 टाइप फसलों और उत्पादन कितना बढ़ेगा वो दूसरे तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन ये सवाल पूछा जाता है तो हो सकता है लिख से हटे। हाँ तो आइए, ये अमेरिकी मूल का पौधा है, तो लिखते जाइए। अब हम जान पाए आपकी स्किल। अब हम पता करें आपको, आप लोग क्लास में इंटरेक्टिव होना चाहते हैं कि इंटरेक्ट हम करते हैं। हाँ डिस्कशन, दिस इज द मेन मोटो ऑफ यूपीएससी क्लास। तो ठीक है, यूपीएससी क्लास होना चाहिए, लेकिन समय भी तो चाहिए उसके लिए। लिमिटेड क्लासेस, आपको लिमिटेड लेक्चर दिए गए हैं, उसमें आपको कंप्लीट कोर्स भी कंप्लीट करना है। आगे चलिए आगे चलिए। हाँ कोई पॉइंट इसमें हम ये आपको डिसाइड करना होगा कितना किसको बीच में इंटरप्ट करने देना है, कितना नहीं करना है। You will have to decide in the class. क्या बाकी सभी क्लास में इसे होता है? नहीं ऐसे नहीं वन में नहीं होना, वन में तो नहीं होना चाहिए, 2 वे होना चाहिए, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड हो, जैसे उस टॉपिक से रिलेटेड हो उस समय बोलो, नहीं तो बेकार हो जाएगा। जैसे C4 आपने पूछा, मैं पता C4, लेकिन यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। ये टॉपिक से बाहर बुझाने हैं मक्के से नहीं वो मक्का से रिलेटेड बहुत सारी मनीष सर है ना, सिर्फ काम की चीज बोलते हैं, फिर को बोलने नहीं देते, तब तक चुप रहो जब तक हमको पढ़ा है। तो हमें पता चला आप कैसे खुश रहेंगे। इसकी बात नहीं है, आपको पढ़ाना भी है, नहीं पढ़ाना भी, टॉपिक पूरा भी करना है, तो हमें इंटरेक्टिव होना चाहिए, लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड हो। बिल्कुल बिल्कुल ये सही भाई एक और उसका क्या होता है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी की ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। आप जो C4 जाएंगे तो बायोलॉजी वाला है चैप्टर, वो बायोलॉजी का है, इससे नहीं रिलेटेड। वो बायोलॉजी में जाइए, एनसीईआरटी कक्षा 12 की बायोलॉजी है, उसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। नहीं क्रॉप्स नहीं, ये जो कुछ है C4 बायोलॉजी है। आइए मक्का, चलिए देखिए मक्का से 17 शताब्दी ला गया था। अब मक्का खाद्यान्न चारा फसल भी है, इसके डंठल होते हैं, काट काट के खिलाए जाते हैं जानवरों को। अब बताइए किस में बोया जाता है मक्का? मक्का खरीफ है, खरीफ है मुख्य रूप से, लेकिन है तो चारा, चारा भी हो उसमें खाद्यान्न भी है, तो किसमें कटाई देखना चाहिए, यही तो आपको वहां से डिसाइड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर बदल जाएगा, आपका अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से बदल जाएगा। अब ये चारा भी लिखिए, चारा मक्का के आगे चारा, हाँ खाद्यान्न चारा, बायोडीजल, इससे जानते बायोडीजल भी बनाया जाता है अमेरिका में सबसे ज्यादा। हाँ बायोडीजल वहां बनाने लगा अमेरिका। बायोडीजल आज से 15 साल 10 साल पहले बायोडीजल नहीं बनता था। फ्यूल क्रॉप में आएंगे, फ्यूल क्रॉप में भी आ जाएगा, बदल गया, समय के साथ बदलता जाता है। बायोडीजल, ग्लूकोज, एल्कोहल पेय पदार्थ, जो बंद वाइन है, तो वाइन बहुत चीजों बन जाती है। बियर स्पेशली जो एल्कोहल। लेकिन मक्का सर्वाधिक, ऐसे लिखते जाइए, पार्ट में लिखवा दें 2-2 लाइन। सर्वाधिक महाराष्ट्र पहला नंबर उत्पादन में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। आप कोई फार्मूला बना लीजिए, बन गया। और सुनिए 110 दिन में मक्के की फसल तैयार होती है, 110 110 दिन में, यानी कि लगभग 4 महीना। गाड़ी पे ये निकालते हैं, क्रेडिट निकालते हैं आईटीओ से। देखिए ज्योग्राफिकल कंडीशन, कोई लिखेंगे टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, लिखिए टेम्परेचर 21 से 27 सेंटीग्रेड, हाँ 21 से 27 सेंटीग्रेड। वर्षा 50 से
सेंटीमीटर। मिट्टी जलोढ़ लाल मिलता है, जलोढ़ और लाल। महाराष्ट्र में ज्यादातर काली लेटराइट लाल मिट्टी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में है ना लेटराइट। रेड सॉइल, तमिलनाडु रेड सॉइल चाहिए। ठीक है, रासायनिक उर्वरक और बाकी सब कुछ चाहिए। मक्का की किस्में प्रताप, पूसा अली, धवल, गिरिजा, शक्तिमान 2, ये सब क्या है जो बताया, जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, मॉडिफाइड जनरल मैनेजर भी कहा जाता है। जनरल मैनेजर नहीं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप है, आनुवांशिक रूपांतरित फसलें, इनके जो डीएनए में चेंज किया गया है। ये जो फसलें जितने हैं इनके डीएनए में चेंज करके इनको उस लायक बनाया गया है। जैसे पहले क्या देसी भी देखो तो इतनी बड़ी बड़ी बालें लगेगी, अभी जो जेनेटिक मॉडिफाइड इतनी बड़ी लंबी बाल लगेगी, लाइन से दाने लगे रहेंगे, इतनी बड़ी लग रही है तो मतलब आधे में दाने नहीं लगे हैं, आधा इसे आधा इसे है। तो जब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें होती हैं तो सब इन्हीं के लिए होती हैं। एक बाली लग रही, किसी में 4-3 बाली लग गई, पता लगा देसी वाला में एक ही लग रहा है। अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड न होता, कृषि प्रौद्योगिकी में विकास होता, प्रौद्योगिकी विकास न होता तो हमारे पेट भरने के लिए अनाज नहीं होते, इतनी खेत होती। कई गुना उत्पादन बढ़ गया है, किससे? इन्हीं अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के कारण। ये सर ऐसा होता कि 5 गुना वृद्धि हुई है, हमारी जितनी जनसंख्या बढ़ी उतना उत्पादन बढ़ा है, 5 गुनी वृद्धि हुई है आजादी के बाद से। इसके लिए जिम्मेदार कौन? जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें सबसे नंबर। हरित क्रांति के लिए सबसे ज्यादा योगदान किसका है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। उसके बाद इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, फिर पेस्टिसाइड कीटनाशक, पैकेज टेक्नोलॉजी से कहा गया था। उन्नतशील बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इन चारों चीजों के कारण हरित क्रांति आई। इनमें सबसे ज्यादा योगदान ये है उन्नतशील बीज। अभी भी भारत में कुछ ही फसलें हैं जैसे कि 90% क्षेत्रों पर इसका जीएम क्रॉप का इस्तेमाल होता है। पूरे टोटल एरिया की तरफ हो जाए तो 90% पे ही जीएम क्रॉप का इस्तेमाल हो रहा है। धान है तो उसमें तो 80%, मक्का उक्का बाकी जो दलहन तिलहन फसलें हैं इनका तो 50% के आसपास रेशियो है। अगर 100% वही जो उपज बता रहे हो, हमने बताया कि चाइना, जापान, बाकी गेहूं को प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादकता है, तो 100% एरिया पर जीएम क्रॉप। फर्टिलाइजर का बहुत कई गुना प्रयोग भारत में, कीटनाशक का बहुत ज्यादा प्रयोग, तो उनकी उपज बढ़ जा रही है। सर ऐसा भी तो डेवलप कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर की कम आवश्यकता पड़ी, ये भी तो डेवलप कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से बनाई जा रही है सूखे क्षेत्र में पैदा करने के लिए। अभी आपकी कृषि एक और वैरायटी है शुष्क कृषि, आर्द्र कृषि। तो शुष्क कृषि जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर चलता है, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए कौन सी फसल लाई जाए जेनेटिकली मॉडिफाइड करके कि वहाँ पैदा हो सके, अच्छी पढ़ सके। चलिए आगे लिखिए। 3 बहुत कम पढ़ाई, चलिए लिखिए उत्पादन। लिखिए उत्पादन, ये 18-19 का डेटा, इसको अपडेट कर लीजिए आप। जी सारा अपडेट हम सोचते लिखे ना लिखे ना, आप न लिखिए, भले उत्पादन लिख लीजिए, ये पुराना डेटा है। उत्पादन फर्स्ट सेकंड थर्ड, उपज में चेंज नहीं होता है ज्यादातर। इसको ले लो ना उत्पादन। चलिए उत्पादन वो अपडेट हो लीजिए आप लोग, सर थोड़ा सा अपने मन से सर्च करिए, लिखिए, पढ़िए, आगे चलिए। लिखिए आप, लिखिए उपज। हाँ, उपज लिखिए। उपज में तमिलनाडु पहले नंबर पे है। तमिलनाडु चावल में लिख लीजिए पहले। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। मक्का का
कोई बात कोई जरूर इसको आप मिला लीजिए। नहीं सर, ये किस चीज का प्रोडक्शन आप मक्का का उपज। क्या मुझे ये बात बताइएगा, जैसे आरटीओ नंबर में एपी आंध्र प्रदेश में लिखा था और एपी और अरुणाचल प्रदेश दोनों में अंतर कैसे तो मिलेगा? वो जैसे हम समझ जाएंगे ना, जैसे कि आप आंध्र प्रदेश आप जब भूगोल पढ़ रहे हैं तो संदर्भ देखिए, अब वहाँ पे भूगोल पढ़ रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश पहाड़ पे जाके मक्का थोड़ी उगाएंगे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप लोग अनावश्यक के सवाल करते हो, इसीलिए आप लोग टाइम किल हो रहा है। ओके अनावश्यक का सवाल है। आंध्र प्रदेश मक्का है, मक्का पहाड़ पे नहीं होगा, इतना तो सही है। टाइम बहुत किल हो रहा है, जैसे हम लोगों को पता समझ रहा है कि स्पीड क्यों मेरी तेज है। चलो हमें लग रहा है कि कुछ बड़ा है इंट्रैक्शन। और चलिए आगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल थोड़ा सा लिखिए। 74, 40, 44 केजी प्रति हेक्टेयर। हाँ, आंध्र प्रदेश में 68, 51 केजी। 68, 51 केजी। और पश्चिम बंगाल 48, 05 केजी। देखिए कितने का अंतर आ गया प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। तमिलनाडु में मक्के का उत्पादन 15-15 क्विंटल में डिफरेंस आ रहा है, एक में तो आ रहा है 800। अब आ जाइए ज्वार, थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वार। मोटे अनाज में देखिए ज्वार, ग्वार इसको लिखा जाता है। ज्वार की रोटी देखिए, यह उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों सीजन, दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों ऋतु में बोई जाती है। ये देखिए मोटा अनाज है, मिनट्स में आता है, लेकिन कुल इंडिया के जितना बोया गया क्षेत्रफल है 5.65% भूभाग पर बोया जाता है। गेहूं कितना था 23, ये 5.5 पे है, जबकि इसका बहुत जरूरत है मोटे अनाज की। इसके लिए 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान, 30 सेंटीग्रेड तापमान, 60 सेंटीमीटर वर्षा, 60 सेंटीमीटर वर्षा। हाँ, इनके लिए लिखिए ज्वार सॉरी चिकनी और काली मिट्टी मृदा अधिक उपयुक्त। यह खाद्यान्न के साथ साथ चारा फसल भी है। देखिए भोजन के साथ साथ पशुओं को भी खिलाने का काम होता है। सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र 36.45%, महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश। बस ज्यादा लिखित नहीं लिखिए। क्षेत्रफल में भी सेम, महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक और राजस्थान। अरे भैया वो उत्पादक है, ये है क्या बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल महाराष्ट्र कर्नाटक और राजस्थान, यानी राजस्थान हट गया है, मध्य प्रदेश हट गया, राजस्थान गया। बाजरा लिखिए, बाजरा, ज्वार बाजरा समझ रहे हैं आपको कैसा होता है।
बाजरा कैसे होता है? अरे खूब होता है खेतों में, मुझे पता है। ज्वार ऐसे लटक जाता है, गुच्छेदार सफेद सफेद होता है, ऐसे लगने बाद ज्वार होता है वो। और बाजरा ऐसे सीधा सीधा धंसे होते हैं दाने, नहीं इतनी मोटी होता है, इतना लंबा, उसमें धंसे होते हैं बाजरा। ये पशुओं को भी खिलाया जाता है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। चलिए आगे चलिए, बाजरा लिखिए। ये खाद्यान्न फसल है। उत्तरी भारत में खरीफ और दक्षिणी भारत में रबी और खरीफ दोनों। अब लोग तो पूछ रहे थे एग्जैक्ट आंसर के हिसाब से बदल जाएगा। उत्तर भारत में रबी हो जाएगा, दक्षिण भारत में रबी खरीफ दोनों हो जाएगा। उत्तर भारत में रबी की टाइम होती है, दक्षिण भारत में रबी खरीफ दोनों, उत्तर भारत में रबी नहीं, उत्तर भारत में खरीफ है सारी, उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों। हाँ ओके। इसके लिए तापमान 25 से 35 सेंटीग्रेड, 35 सेंटीग्रेड और 20 से 25 सेंटीग्रेड वर्षा, 20 से 35 सेंटीमीटर वर्षा। अब बताइए कैसे कहाँ कंडीशन पाई जाएगी? ये कहाँ पाएंगे? राजस्थान पाई जाएगा, तो सबसे ज्यादा वही राजस्थान में उत्पादन हो जाएगा, क्योंकि शुष्क है, ये शुष्क क्षेत्र की फसल है। लिख लीजिए उत्पादन में राजस्थान आधा, लगभग 57% उत्पादन। फिर उत्तर प्रदेश मिट्टी वही हो जाता है, अर्धशुष्क क्षेत्र होता है, मरुस्थलीय मिट्टी। दोमट, आपको कुछ भी ना तो दोमट लिख देना, मिट्टी लिखने वाला जो है तब। यूपी में कितना परसेंट है? यूपी में कितना परसेंट मत लिखो, इतना बात लिख जाओगे तो फिर आपको कभी नहीं। सेकंड नंबर पे है, बस सेकंड लिख लो। क्षेत्रफल में राजस्थान उत्तर प्रदेश सेम कंडीशन है। देखिए ये ऐसा मोटा अनाज है जिसमें मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, सर्वाधिक मिनरल्स पाए जाते हैं। 2.7% से मिनरल पाए जाते हैं, 2.7% मिनरल्स जानते हैं जो हम लोगों को जरूरत होती है, जिसके लिए हमारे साथ आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, जिंक, ये सारे चीजें इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। बाहर से लेते हैं ना। हाँ ये मिनरल्स, मैंने तो विटामिन से, ये मिनरल्स की बात कर रहा हूँ। विटामिन मिनरल्स अलग अलग चीज हो गए, विटामिन अलग चीज हुई, मिनरल्स अलग हो गए। हमारे फूड पे क्या चीज जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे गेहूं, चावल, मक्का जो ऐसे मिलता है। विटामिन हम लोग लेते हैं, ये सब्जियां खाते उससे ज्यादातर मिलती है हमको। प्रोटीन दूध, मांस, मछली, अंडा, दूध हो गया, और ये सारी ही चीजें हो गई हैं। तो बॉडी मटेरियल्स कौन से हो गए? प्रोटीन। और फंक्शनिंग के लिए विटामिन और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए हो गया। आगे चलिए, केला में मिलता है। सर ये 2.7% क्या लिखा है? ये मिनरल्स पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मिनरल्स, खनिज सर्वाधिक, इसलिए मोटे अनाज बहुत जरूरी होते हैं। दलहनी फसलें, दलहनी फसलें यहाँ देखिए, भारत में हमारे भोजन में, सभी भारतीयों के भोजन में, आप लिखिए पहले, नहीं लिखिए ना, सुन लीजिए पहले। आप सभी भारतीयों के भोजन में प्रोटीन की कमी पाई जाती है, इसलिए हमारी पूरे दुनिया में एवरेज हाइट कम है। ये बिल्कुल सही बात है। पूरे भारतीयों की औसत वो जो होता है ऊंचाई हमारी कम है। हम इतने स्वस्थ नहीं हैं जितने लंबे चौड़े अंग्रेज होते हैं, और ये होते बॉडी बिल्डर। प्रोटीन हमारे भोजन में कम होता है। मांस, मछली, अंडा जो प्रति
एक वर्ष में एक व्यक्ति 5 किलोग्राम मछली यूज करता है इंडिया का, एक एवरेज बता रहे हैं। जापान में 65 किलो। सर इसमें दूध की मात्रा प्रोटीन 450 दूध की मात्रा है हमारे 253 ग्राम एक व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति के लिए इससे ज़्यादा उपलब्ध है। लेकिन उपलब्ध किसको? किसी को नहाने के लिए उपलब्ध है, किसी को देखने के लिए भी उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है, पर्याप्त है जितना टोटल है, लेकिन सबको वहाँ पहुँचना तो चाहिए दूध। सही बात है सर। सबसे ज्यादा नाइजीरिया में व्यक्ति की हाइट और वहाँ से नहीं, नाइजीरिया नहीं, अनावश्यक सवाल। लीक से हट के मत करिए, टाइम किल हो रहा है, समझ नहीं रहा है। लीक से हट के शब्द से नाइजीरिया में क्या मतलब है? अगर देखिए पोलैंड में सबसे ज्यादा, नीदरलैंड में सबसे ज्यादा लंबाई होती है औसत, एवरेज देखा जाता है पोलैंड में। लीक से हट क्वेश्चन पर टाइम किल हो रहा है। थोड़ा सा आगे जाइए। प्रोटीन की वजह से इसका ये रीजन ये है कि हमारे यहाँ प्रोटीन का जो प्रमुख स्रोत दलहन फसलें हैं। इंडिया में प्रोटीन की प्रमुख स्रोत है दलहन, और दलहनों के उत्पादन में हमारे जब हरित क्रांति हुई तो खाद्यान्न की फसलों में क्षेत्र में जो समय लैंड यूज बढ़ा रहे थे, तो खाद्यान्न की फसलों में एरिया में जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हुई। दलहन की फसलें, मोटे अनाज की फसलें कम होती गई या स्थिर हो गई। दलहन की फसलों जितना, जब हरित क्रांति हुई तो खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सारी फसलों का विस्तार हुआ। दलहनी फसलें वहीं रुकी रही जितना था उतने। मोटे अनाज का क्षेत्रफल कम होता गया, जबकि मोटे अनाज की आवश्यकता थी, अभी भी आवश्यकता है मोटे अनाज की। इसके बहुत गुणकारी प्रभाव हैं मोटे अनाज की। आज तो शुगर के पेशेंट तमाम तरह के फायदे हैं इसके मोटे अनाज के। तो मोटे अनाज का क्षेत्रफल सिकुड़ता गया, इनका क्षेत्रफल लैंड यूज चेंज हुआ। जो उसने पढ़ा था क्या, लैंड यूटिलाइजेशन एंड लैंड रिफॉर्म, जो हमने पढ़ाया लैंड यूटिलाइजेशन, तो चेंजेस हुए। तो दलहन की फसलों में कोई विस्तार नहीं हुआ, और इसलिए दलहन में इस भारत क्या होता है, भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता, सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा आयातक भी है दलहनों का, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे पास है खूब। तो हमें देखिए, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश है। हाँ, रीजन क्या है? आयातक क्यों है सबसे बड़ा? क्योंकि सुनते जाइए मेरी बात, 90% केवल क्या है, वर्षा निर्भर है, लेकिन 10% दालहनी फसलों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। 90% भगवान भरोसे है, तो उसको उत्पादन घट जाता है, फिर आयात करना पड़ेगा। और भारत में ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं, तो उनका मुख्य स्रोत क्या, प्रोटीन दालें हो गई। दालें भी क्या पीते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे रोशनी बनाते हैं। हमारे यहाँ तो भाई रिश्तेदार आ गया, दाल बनी हुई है, तो क्या होता है, उसमें गर्म करके पानी दे देते हैं दाल। एक बुलाए 4 आए, दे दाल में पानी, गर्म करके पानी डाल दे, बढ़ गया। अब ये अलग बात है, दाल पतली हो गई। देखो यार, सच्चाई है कि जितने हमारी नीड होती है प्रोटीन उतनी चाहिए, पतली है गाढ़ी है। अब हमारे पास है नहीं, दाल में मेहमान बढ़ गया अचानक, दाल में गर्म करके पानी अचानक बढ़ के, खैर तो उस जमाना गया, फोन आ गया, फोन करके आते हैं लोग। ये तो पहले जो बिना बुलाए, जब फोन ना चिट्ठी होती थी, अंतरदेशी होता था। क्या हो रहा है? हो गया 4:30? अबे नहीं, बंद करो, 4:30 बजे है।